हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई एजुकेशन। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन का चैप्टर ख़त्म किया है। तो स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर जल्दी से जल्दी इंटीग्रेशन स्टार्ट कीजिए। तो आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मेरा बोर्ड मेरे पास नहीं है, तो आज हम पेपर पे ही सब कुछ स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है। इफ़ एफ एंड जी आर फंक्शंस ऑफ एक्स सच दैट जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन द फंक्शन g is called an antiderivative और सिंपली इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो इतना कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो मैं सिंपल से समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। देखो इंटीग्रेशन होता क्या है, कहीं पे जी डैश एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। जी डैश एक्स मतलब जी एक्स का डेरिवेटिव, डैश मतलब होता है डेरिवेटिव। जी एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव एफ एक्स के इक्वल बोलूँ और मैं पूछूँ कि बताओ जी एक्स क्या होगा, अगर मेरे को जी एक्स निकालना है, ठीक है। डेरिवेटिव दिया है, मेरे को एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी जी एक्स निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो जी होगा या जी एक्स होगा वो मेरा क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा। किसका, एफ का। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों एक्स का फंक्शन है। ओके, और सिंबॉलिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। अगर मेरे को जी एक्स निकालना है, अगर मेरे पास किसी का डेरिवेटिव दिया हुआ है जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और अगर मेरे को जी एक्स निकालना है तो मैं सिंपली इंटीग्रेशन कर दूंगा तो जी डैश एक्स से मेरे को जी एक्स मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसके बाद ये लाइन आ जाएगा अगर मेरे को जी डैश एक्स से अगर जी एक्स फाइंड करना है। ओके, तो अब अगर मैं सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में बोलूँ, लेमैन्स लैंग्वेज में जो इंटीग्रेशन होता है वो सिंपल एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव लेमैन्स लैंग्वेज में, एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेशन मैंने लिख दिया, क्या लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव होता है। तो अब हम इंटीग्रेशन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, पहले डिफरेंशिएशन रिलेट करता हूँ उसको, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव होगा 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, लेकिन मैंने बोला कि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, तो इसका मतलब कि जो रिजल्ट आया डिफरेंशिएशन का यानी 2x, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा x के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन मेरे को एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने कहा कि दोनों ही एक दूसरे का एक तरह से रिवर्स होता है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है एक तरह से, लेमैन्स लैंग्वेज में अगर बोलें तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो 2 तो कांस्टेंट है, जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर रहता है, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर रहेगा, तो ये बाहर आ गया। सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। देखो ये एक्स स्क्वायर कब होगा, एक्स स्क्वायर अगर ये होगा, इसका इंटीग्रेशन में कोई एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मान लो कि एक्स स्क्वायर आता है, तो इस 2 को कैंसिल करने के लिए ये 2 भी चाहिए मेरे को नीचे, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, तो लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, साथ में कॉन्स्टेंट भी ऐड होता है, प्लस सी। अब मैं बताऊँगा ऐसा क्यों ऐड होता है, ध्यान से देखो। तो मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए था रिजल्ट, देखो एक्स स्क्वायर आया कैसे, यहाँ पे पहले पावर थी 1, पावर इंक्रीज हो गई 1 से, और जो पावर है वही डिनोमिनेटर में आ गया 2, तब ये कैंसिल हो गया और मेरे को वही मिल गया जिसका डिफरेंशिएशन मेरे को 2x मिला था। तो इससे क्या पता चला, इससे मुझे क्या पता चला कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n एक्स की पावर n-1 है, ठीक है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन हो जाएगा, साथ में डी एक्स भी आएगा, ठीक, जो यहाँ पे वेरिएबल रहता है उसकी रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, ठीक है। कंडीशन क्या है कि n शुड नॉट इक्वल टू -1, कभी भी n -1 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि -1 पुट करोगे, देख रहे हो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा उस पर,
ठीक है। तो सिंपली अब मैं कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए x की पावर में, कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, dx वेरिएबल एक्स है ना इसलिए dx, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल 2x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x³/3, ठीक है, सेम इसी फॉर्मूले से, प्लस 5 तो कांस्टेंट एज इट इज़, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x²/2 प्लस सी, ये प्लस सी तो हमेशा लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। ये प्लस सी क्यों लगाते हैं अभी आपको मैं 2 मिनट बाद एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक। अभी हम बेसिक देख रहे हैं एकदम। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ, सपोज मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या होगा, ठीक है, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/x² को मैं लिख सकता हूँ x⁻⁻2 dx, ठीक है, फिर से यही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें। तो कितना हो जाएगा, अब n की जगह क्या है -2, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा x⁻⁻2 + 1/-2 + 1 और प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻⁻1/-1 प्लस सी, तो ये हो गया -1/x प्लस सी, ठीक है। तो ये समझ आया होगा कि 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस सी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं एक और लूँ एग्जांपल के लिए, कि मैं बोलूँ कि चलो भाई √x का इंटीग्रेशन क्या होगा मुझे बताओ। तो रूट मतलब क्या होता है, पावर हाफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी x की पावर हाफ का मेरे को इंटीग्रेशन करने कोई बोल रहा है, तो वही x की पावर n से करूँ, तो यहाँ पे n क्या है मेरा 1/2, तो ये हो जाएगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस सी, ठीक है। ये सी तो आपको बार बार लिखना है, ये क्यों लिखना है, अभी मैंने बोला 2 मिनट बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा सी क्यों लिखना है। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 = 3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 2/3 x की पावर 3 प्लस सी, ठीक है। तो 2/3 इंटू x की पावर 3/2 प्लस सी, तो ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कि अगर √x का इंटीग्रेशन करने आ जाए, √x का इंटीग्रेशन कुछ नहीं, रूट मतलब पावर हाफ, ठीक है। अब रूट की जगह कुछ भी लिख सकता था पावर, मान लो क्वेश्चन दे देता x की पावर क्यूब रूट, तो 1/3 होती पावर, या कुछ भी फ्रैक्शन में पावर दे देगा, ठीक है, बस n की जगह भी फ्रैक्शन में पावर रखना और आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई f(x) फंक्शन है, अगर मेरे को f'(x) निकालना है तो मैं करूँगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, f(x) से उसके डेरिवेटिव पे जाना तो डिफ्रेंशिएशन करूँगा, लेकिन अगर उसके डेरिवेटिव से यानी f'(x) से मुझे f(x) पे आना है तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, ठीक है। इसलिए लेमन्स लैंग्वेज हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, बस पाथ चेंज हो गया, अभी लेफ्ट से राइट जा रहे थे, अब राइट से लेफ्ट आएंगे, ओके। तो अब मैं इंटीग्रेशन को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले से लिंक कर देता हूँ। तो जैसे डिफ्रेंशिएशन में हमने देखा था कि d/dx ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x ही रहता है, ठीक है, ex का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही रहता है, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ तो इससे क्या पता चला हमको कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x यानी डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट अगर ex है तो इसका इंटीग्रेशन भी ex ही रहेगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट, अब राइट से लेफ्ट चले, देखो ex से ex का इंटीग्रेशन ex होगा, ठीक, क्योंकि ex का डिफ्रेंशिएशन भी ex होता है, तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगला मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो d/dx ऑफ log x क्या होता है, log mod x, ठीक है, log mod x क्या होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन होता था 1/x, तो इससे क्या पता चला कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log mod x प्लस सी लगाते चलो, सबका रीजन बताऊं क्यों प्लस सी लगा रहे हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं d/dx ऑफ a⁻x अपॉन log a, ठीक है, बेस में e रहता है, इसका अगर मैं पूछूं कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है
ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, ए एक्स लॉग ए, ठीक है, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था ए एक्स लॉग ए। अब मैं लॉग ए यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके चला हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ए एक्स आएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ए एक्स आएगा, क्यों लॉग ए लॉग कैंसिल हो जाएगा तब। तो अगर मैं अब पूछूं कि ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए एक्स अपॉन लॉग ए विद बेस ई प्लस सी, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो, अच्छा ये तो मैं पहले बता चुका हूँ ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये मैं फर्स्ट ही लिखवाया था, ठीक है, फिर से एक बार लिख देता हूँ, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर मेरे को देखो, अगर मैं एक को उठा के उधर ले जाऊँ तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी ले सकता हूँ क्या, सिंपल एक्स एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो मैं पीछे बता चुका इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको ज़्यादा आप सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ओवर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, प्लस सी, कंडीशन क्या है कि n शुड नॉट इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, ये सब हो गया। देखो एक चीज़ यहाँ मिस हो गया क्या, कि x शुड नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा उस पर फंक्शन, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, पता है, डिफरेंशिएशन चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर मैं पूछूं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो क्या बोलोगे आप, साइन एक्स, सिंपल बैकवर्ड प्रोसेस, लेफ्ट से राइट, अब राइट से लेफ्ट चलेंगे, प्लस सी लगाते चलो, सबका रीजन बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं पूछूं डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं पूछूं कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, सी वाले में माइनस आता था, याद करो डिफरेंशिएशन में बताया हूँ। तो अब अगर मैं पूछूं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ माइनस लगा लो, अगर यहाँ तुमको प्लस बनाना है तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो यही चीज़ आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगा, आइडिया हो गया आपको एक बार, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका मतलब कि कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर मुझे करना है इंटीग्रेशन तो वो होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है, इतना समझ आया। अब अगर कोई मुझसे पूछे, देखो डिफरेंशिएशन में तो साइन कॉस टेन कॉट का हो गया, बचा क्या, सेक बचा, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, इतना समझ आ गया। ये सभी एक तरह से फॉर्मूले की तरह आपको याद रखना है, ओके। एक लास्ट फॉर्मूला बचा ट्रिग्न का, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो दिस इम्प्लाइज दैट, अगर कोई पूछे कि कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गई, ठीक है। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो जैसे मैं पूछूं डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक, अगर मैं पूछूं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता था। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर मेरे को वन अपॉन अंडर रूट
वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई पूछे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, ठीक है, ये तो मुझे पता है, डिफरेंशिएशन मैंने बताया हुआ है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। तो लेकिन अब मुझे कोई पूछे कि बताओ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का दो आ रहा है, एक साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी आ रहा है, कॉस और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो इंटीग्रेशन होता है वो यूनिक नहीं होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का रिजल्ट कभी भी सेम नहीं आ सकता। हो सकता है कोई बच्चा साइन इनवर्स एक्स लिख दे, हो सकता है कोई बच्चा माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दे, ठीक है। दोनों ही आंसर सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो डिफ्रेंशिएशन तो यूनिक होता है लेकिन इंटीग्रेशन यूनिक नहीं हो पाता है, ठीक है ना, अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं। इनडेफिनिट में जब तक आप इनडेफिनिट, ठीक है, इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, इनडेफिनिट में तो अलग अलग आंसर आ सकता है, लेकिन डेफिनिट में जब आप वैल्यूज पुट करोगे एक्स की तो फाइनली आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स हो गया, बचा क्या डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप सबको याद होगा, ऑब्वियस ही बात है, जिसने मेरा वीडियो देखा हुआ याद होगा, ठीक। तो अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब अगर बोलूँ मैं डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक, कॉट इनवर्स एक्स का मैं पूछूँ, कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेम बस माइनस हो जाता है। फिर अगर अब मैं इंटीग्रेशन पूछूं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो फिर से लेफ्ट हैंड सेम है, इंटीग्रेशन सेम है, लेकिन राइट हैंड अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता है। याद रखना ये चीज़ माइंड में, या कहीं नोट करके लिख सकते हो रेड पेन से, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिक, ओके। तो मैं पूछूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स का। तो देयरफॉर अगर मेरे से कोई पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ऑफ √x स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है, ये क्या होता है, तो मैं क्या बोलूँगा सिंपली सेक इनवर्स एक्स। तो अब कॉस इनवर्स एक्स बच गया और कोसेक इनवर्स एक्स बच गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा -1/x √x स्क्वायर माइनस 1। फिर से वही चीज़, अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन बोलूँ कि 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 इसका dx, इसका आएगा माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक है, माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। फिर से देखो लेफ्ट हैंड सेम है, यानी इंटीग्रेशन सेम चीज़ का दोनों आ सकता है, ठीक है। फिर से बोलूँगा इंटीग्रेशन इज नॉट यूनिक। तो अभी तक सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए, ठीक है, लेफ्ट में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख दिए, राइट में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख दिए। आई होप आपको समझ आया होगा अभी तक, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा और आपको अब बताने वाला हूँ कि सी का कंसेप्ट क्यों है, क्यों हम यहाँ पे सी लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे, ठीक है, 4 क्वेश्चन लिखे। अब इनका मेरे को इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1 = 2x, इसका भी हो जाएगा y1 = 2x, इसका भी हो जाएगा y1 = 2x, एंड सेम इसका भी हो जाएगा y1 = 2x, ठीक है। ये तो हमको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, तो सब में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इधर x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो सबका रिजल्ट ये आएगा, ठीक। लेकिन अभी मैं डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, ठीक है, अभी लेफ्ट से राइट गया, राइट से लेफ्ट जाऊँगा, इंटीग्रेशन करूँगा। तो इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, देखो y1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो जैसे है y1, यानी इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स,
ठीक है, dy बाई डी एक्स लिख लो या y1 लिख लो, इक्वल टू में क्या है 2x, ठीक, यानी कि dy हो गया 2x dx, ठीक है। इस dx को उठा के मैं राइट में ले गया तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, dy इक्वल टू 2x dx। तो मैं करता हूँ इसका इंटीग्रेशन, मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ साथ में कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता था, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा y, क्योंकि यहाँ dy है तो y, dx होता तो 1 का इंटीग्रेशन x होता, dy है तो y, dz होता तो z होता, ठीक। और यहाँ पे 2x का देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर n+1 के आइडेंटिटी से ये होगा, ये कैंसिल प्लस c, तो y की वैल्यू क्या आई x² प्लस c। तो अब देखो ये प्लस c इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखो पहले जो टर्म था मेरे पास, जो भी कर्व का इक्वेशन था उसमें सबका कांस्टेंट अलग अलग था, लेकिन जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो सबका कांस्टेंट हट गया। लेकिन अब जब वापस इनका इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि साथ में कांस्टेंट था क्या, +2 था कि -2 था कि 1 था कि -1 था, ठीक है। तो इन सब को मेरे को नहीं पता ना कौन सा कांस्टेंट था, देखो कहाँ आया, यहाँ तो सिंपल कांस्टेंट टर्म आ ही नहीं रहा था, तो उसके लिए हमने सिंपली c लिख दिया, ठीक है। इसको ग्राफिकली समझें, अगर इसको मैं ग्राफिकली बताऊं, जो c होता है कुछ नहीं, बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट करता है। तो देखो अगर मैं इसका कर्व बनाऊं, इसका कर्व कैसे बनेगा, ऐसे कुछ, ठीक है तो पैराबोला ही, y एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का कर्व बना, सेकंड वाले का बना होता है ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा सेकंड वाला, थर्ड वाला ऐसा कुछ बनेगा, ठीक, फोर्थ वाला ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो ना, तो ये सब पैरेलल है, ये सारे पैराबोला है लेकिन आपस में पैरेलल है। अगर मैं कहीं पे भी टेंजेंट खींचूँ ना, किसी भी पॉइंट पे दोनों का, तो सबका सेम, सबका जो टेंजेंट आएगा वो पैरेलल आएगा। जैसे यहाँ अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ x1, ठीक है, यहाँ मैं ले लूँ x1, ठीक है, x1 सबका x1 देखो, सबको x1 यहाँ कट करेगा, तो ये रहा x1 का, इसका पॉइंट, इसका x1 यहाँ पे, इसका यहाँ, ठीक है। सब पे अगर मैं टेंजेंट बना दूँ ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दूँ ऐसे, ठीक है, तो सबका टेंजेंट देखो पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है स्लोप सेम होता है, तो सबका स्लोप सेम आएगा टेंजेंट का, ठीक है। जो c होता है, c कुछ नहीं, वो बस फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट करता है, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। तो c जो होता है वो फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट करता है, ठीक है। मुझे ये तो पता चला कि भाई वो पैराबोला है, जो मेरा कर्व था वो पैराबोला है, लेकिन साथ में कांस्टेंट नहीं पता चल रहा था, इसलिए मैंने उसको c से डिनोट कर दिया, मतलब कि कुछ भी हो, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट करेगा, ठीक है। ये हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सबका स्लोप पैरेलल ही आएगा किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं टेंजेंट निकालूँ या कुछ भी निकालूँ तो, ठीक। मेरे को बस कर्व से पता चलना चाहिए कि वो कौन सा कर्व है, सर्कल है, एलिप्स है कि पैराबोला है, ठीक है। वो तो मुझे बता दिया ना इंटीग्रेशन कि हाँ भाई ये तो पैराबोला है। बाकी कांस्टेंट का तो कांस्टेंट तो बस ये बता कि वो शिफ्ट कैसे हो रहा है, ऑरिजिन के ऊपर है या नीचे है, बस इतना बता रहा है कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम c यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी कब कब यूज़ करेंगे, जब तक हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं। इनडेफिनिट मतलब देखो जो इंटीग्रेशन था इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट हैं, पहला पार्ट इनडेफिनिट, और दूसरा डेफिनिट, ठीक है। तो इनडेफिनिट में क्या होता है, मान लो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है फंक्शन है, सिंपल इसको इंटीग्रेशन करने बोल रहे हो। और डेफिनिट में क्या होता है, सेम वही फंक्शन है लेकिन उसमें लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, कि x की वैल्यू मान लो, x की वैल्यू 1 से लेकर x = 5, इनके बीच का ही आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का एक दूसरा सिग्निफिकेंस होता है कि एरिया, किसी भी कर्व का वो एरिया दे देता है, ठीक है। तो इसका अगर मुझको एरिया निकालना है तो इनडेफिनिट में कोई लिमिट नहीं दिया, तो मेरे को पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन डेफिनिट में हमेशा लिमिट देता है कि x की वैल्यू 1 से x की वैल्यू 5 तक का ही आपको एरिया निकालना है, तो उस केस में इतना ही एरिया आएगा, ठीक है ना, उस केस में इतना ही एरिया आएगा, 1 से लेके x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 5 के बीच का एरिया, मतलब इतना पोर्शन
ये हुआ डेफिनिट, जब वो लिमिट दे दे कि इतने से इतने के बीच ही। इनडेफिनिट में कोई लिमिट नहीं देता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इनडेफिनिट होगा वहाँ पे हम सी का यूज़ करते हैं फैमिली ऑफ कर्व, क्योंकि वहाँ पे उसने लिमिट नहीं दिया। जब लिमिट दे देता है तो वहाँ पे सी का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। जब लिमिट दे दिया, ठीक है, पॉइंट जब दे देगा ना तो हमको एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है उस पॉइंट पे, ठीक। तो उसमें हमको जनरलाइज कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और जनरलाइज यानी सी की फॉर्म में हम देखो यहाँ पे हमने सी की फॉर्म में इसलिए लिखा ना जनरलाइज, क्योंकि हमको कोई पॉइंट ही नहीं दिया। अगर मुझे एक्स और वाई दे देता, मान लो x1 और y2 दे देता, x1 और y2 दे देता, मैं यहाँ पुट कर देता और मेरे को c की वैल्यू मिल जाती, ठीक। मेरे को c की वैल्यू मिल जाती, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जब इनडेफिनिट होगा तो वहाँ पे आपको कोई पॉइंट नहीं देगा, पॉइंट आपको हमेशा डेफिनिट में ही देगा। ओके, तो आई होप आपको बेसिक समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं उस पर, तो और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² + 5x - 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय √x dx, ठीक है। तो देखो अगर खाली न्यूमरेटर में होता ये चीज़, नीचे √x नहीं होता, ठीक है, मेरे को बस इसका इंटीग्रेशन करना होता तो बहुत ईजी था, सिंपल। इसका x³ हो जाता, इसका 5x² / 2 हो जाता, इसका -x हो जाता। तो इंटीग्रेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन रूल नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी इस फॉर्म में आ जाए px/q उसके फॉर्म में, तो आपको थोड़ा बस कुछ नहीं, सेपरेट कर लो इसको। सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² / √x, ठीक, प्लस 5x/√x -1/√x, ठीक है। और साथ में dx तो है ही, ये पूरे के साथ dx है, ठीक है। मैंने सेपरेट कर लिया। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, कुछ नहीं, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, x की पावर 2 - 1/2, ठीक है। हाफ रूट मतलब पावर हाफ, तो 2 - 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक, प्लस 5, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो फिर डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। सिमिलरली ये हो जाएगा x की पावर -1/2। तो ये हो गया 1/√x, मतलब ऊपर जाएगा तो x की पावर नेगेटिव हो गई, ठीक है, माइनस कर दो, साथ में dx, ठीक है। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करना, x की पावर n वाला लगा दो, क्या होता है x की पावर n + 1 मतलब 3/2 + 1, ठीक है। 3/2 + 1 कितना हो जाएगा, 5/2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नीचे भी 5/2, तो 5/2 2 ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली x की पावर 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 तो ऊपर चला गया, ऊपर 5 पहले से एक। सिमिलरली जब इसका मैं करूँगा तो इसमें -1/2 फिर से +1, और नीचे भी -1/2 + 1 यानी 1/2, तो 1/2 ये तो ऊपर चला गया, और प्लस c लिखेंगे ही, सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, तो ये हो गया 5/2, ठीक है, प्लस ये हो गया 10 x की पावर 3/2/3 -2 x की पावर 1/2, ठीक है, और प्लस c। ये हुआ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसका मेरे को आंसर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, देखो अगर पावर नहीं होती तब तो सिंपल x³ / 3 और प्लस 2x हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। लेकिन अब इसका पावर 2 आ गया, तो पावर 2 में पहले तो ओपन कर दो इसको, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab की आइडेंटिटी से, तो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब तो इंटीग्रेशन हो गया, तो ये काट दो, तो ये हो जाएगा x की पावर 5/5 + 4 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। तो ये हो गया 4x प्लस, और ये हो जाएगा x³ / 3 और साथ में 4 तो एज इट इज़, और प्लस में c, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ईजी था ना, सिंपल, x की पावर n पे बेस है। यहाँ भी डिवाइड में सिंपल ऐसे अलग अलग सेपरेट करके कर लेना, ठीक। तो आई होप इतना बेसिक समझ आया होगा। थोड़ा और देखते हैं क्वेश्चन। अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन है, जैसे 10² x आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 10² की जगह sec² x लिखा होता, तो sec² x का तो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है, ये भाई 10x होता है, लेकिन अब 10² x लिख दिया, तो क्या करेंगे, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आती है वहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं। 10² क्या होता है, sec² x - 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो ऐसा लिख लिया हमने। तो अब इसको सेपरेट कर लो ऐसे, sec² x dx - 1 dx,
ठीक है, बस लिखने का तरीका है, मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया, दोनों पे ऐड सब्ट्रैक्ट में अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। ऊपर यहाँ पे भी मैं अलग अलग कर सकता, सब पे अपना अपना इंटीग्रेशन लगा सकता था, इस पे अपना, इस पे अपना, इस पे अपना, लेकिन वो बस लिखने का तरीका, अगर डायरेक्ट आता डायरेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसका कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का तो होता है 10x माइनस 1 का अभी बताया कॉन्स्टेंट का x होता है, अगर dx है तो x, dy है तो y, dz है तो z, और प्लस में c, ठीक है। ये आ गया एक और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको कैसे करेंगे, देखो न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। अब इसको कर लो सेपरेट, सेपरेट करेंगे दिस बाय दिस, दिस अपॉन होल थिंग प्लस दिस अपॉन होल थिंग, जब दिस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सेपरेट याद रखना। इसको जब सेपरेट करूँगा तो कॉस स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेपरेशन वाला टूल बड़ा अच्छे से याद रखना, ठीक है, उसको हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, कुछ नहीं बस सेपरेट कर देना है, बस दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, ओके। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, ठीक है। सेक स्क्वायर का तो अपना इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है 10x, और कोसेक स्क्वायर किसका होता है माइनस कॉट एक्स का, तो ये हो गया 10x, ये हो गया माइनस कॉट एक्स, ये हो गया प्लस c, ठीक है। दोनों का अपना अपना इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर का 10x और कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखो ऊपर क्या है कॉस 2x लिखा है, तो कॉस 2x की आइडेंटिटी लगा दो, कॉस 2x की आइडेंटिटी अगर मैं बोलूँ तो ये होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यही आइडेंटिटी क्यों लगाई, क्योंकि भाई सब कुछ कॉस के टर्म्स में है, तो मैंने कॉस वाली आइडेंटिटी लगाई, नीचे कुछ नहीं 1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज रख दो, ठीक है, ठीक। तो अब देखो अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स dx, ठीक है, ठीक है, प्लस 1। तो अब अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ और मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दूँ, माइनस कॉमन लेने के बाद मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दूँ तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और नीचे भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो वो भी ऐसा ही दिखेगा हमको, ठीक है। ये कैंसिल, तो बचा क्या, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस 1, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो 2 cos x प्लस 1 का 2 ये प्लस होगा, ठीक है। ध्यान दें cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है ना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आई होप आपको बेसिक समझ आया होगा इंटीग्रेशन का। तो जो 12th क्लास का बच्चा है वो फर्स्ट टाइम इसको देख रहा है, उसको हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत हुई हो, तो आप वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। बस प्ले करके देखिए उसको। और जो 12th पास आउट अगर इसको देख रहा है तो आप वेट करिए, आपको हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ JEE विल बी कवर, ठीक है, इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो जस्ट बी पेशेंट विद मी, ओके। तो ओके, थैंक यू।